साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद के कुछ प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवादी काव्य की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवादी काव्य की नहीं है? विकल्प हैं वाद के विरुद्ध विद्रोह है, बौद्धिकता का महत्व है, ईश्वर एवं भक्ति का विरोध, लघु मानव की प्रतिष्ठा। इन चारों विशेषताओं में से हमें बताना है कि कौन सी प्रयोगवादी काव्य की नहीं है, और इसका सही उत्तर है ईश्वर एवं भक्ति का विरोध। देखो, वाद के विरुद्ध विद्रोह है, ये विशेषता प्रयोगवादी काव्य की है। नामवर सिंह ने कहा है कि कोई भी वाद व्यक्ति को सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। बौद्धिकता का महत्व है इसमें, प्रयोगवाद में भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता को महत्व दिया गया। और विजय देव नारायण शाही ने लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया। तो ये तीनों विशेषताएं प्रयोगवादी काव्य की हैं, जबकि ईश्वर एवं भक्ति का विरोध, इस प्रकार की कोई विशेषता इस काव्य में देखने को नहीं मिली है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रयोगवाद को बेठे ठालों का धंधा किस विद्वान ने कहा? प्रयोगवाद को बेठे ठालों का धंधा किस विद्वान ने कहा? विकल्प हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारी वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रयोगवाद को बेठे ठालों का धंधा कहने वाले विद्वान हमें बताने के कौन से विद्वान हैं जिन्होंने प्रयोगवाद को कहा बेठे ठालों का धंधा, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा प्रयोगवाद को बेठे ठालों का धंधा, जबकि नंद दुलारी वाजपेयी ने ही प्रयोगवाद को प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का दूसरा नाम कहा था, जबकि प्रयोगवाद को उन्होंने कहा बेठे ठालों का धंधा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। तार सप्तक के कवियों को अभिराही हैं राहों के अन्वेषी किस कवि ने कहा? तार सप्तक के कवियों को अभिराही हैं राहों के अन्वेषी किस कवि ने कहा? विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे और शमशेर बहादुर सिंह। तो आपका इसमें सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे ने तार सप्तक के कवियों को कहा अभिराही हैं राहों के अन्वेषी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। ये भी कथन है, मैं प्रयोगवाद का अगलगू नहीं पिछलगू हूँ। यह कथन किस विद्वान का है? मैं प्रयोगवाद का अगलगू नहीं पिछलगू हूँ, यह कथन किस विद्वान का है? विकल्प हैं रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर बच्चन सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा और नंद दुलारे वाजपेयी। तो आपको बताना है कि प्रयोगवाद का अगलगू नहीं पिछलगू हूँ ये अपने खुद के लिए किस कवि ने कहा, और इसका सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा मैं प्रयोगवाद का अगलगू नहीं पिछलगू हूँ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक में सम्मिलित नहीं है? विकल्प हैं गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर सहाय और गिरिजा कुमार माथुर। तो हमें बताना है इनमें से तार सप्तक में कौन सा सम्मिलित नहीं है, और हमारा सही उत्तर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय दूसरा सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। तो हमें ये बात स्पष्टतः ध्यान होनी चाहिए कि तार सप्तक का आशय प्रथम सप्तक से है, जबकि बाद वालों को हम तार सप्तक नहीं कहेंगे, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक कहेंगे। तो तार सप्तक से मतलब है पहले सप्तक से, और ये रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताना है हमें। विकल्प हैं 1943, 1951, 1959 और 1979। तो दूसरा सप्तक है उसका प्रकाशन कब हुआ, और इसका सही विकल्प है 1951। देखो, चारों ही जो वर्ष डाले गए हैं, चारों सप्तकों के प्रकाशन वर्ष हैं। तार सप्तक 1943, दूसरा सप्तक 1951, तीसरा सप्तक 1959 और चौथा सप्तक 1979। तो ये बिल्कुल विकल्प जो हैं वो इसी तरह से डाले हुए हैं कि चारों सप्तकों की हमें प्रकाशन वर्ष हमें याद हो जाए। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है? विकल्प हैं विजय देव नारायण शाही, हरि नारायण व्यास, धर्मवीर भारती और नरेश मेहता।
तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि कौन सा इनमें से कवि ऐसा है जो दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही तीसरा सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? निम्नलिखित में से अज्ञे का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? विकल्प हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, बावरा अहिरी। ये चारों ही रचनाएं अज्ञे द्वारा लिखी गई हैं, लेकिन हमें बताना पहला काव्य संग्रह कौन सा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें भग्नदूत। भग्नदूत अज्ञे द्वारा संपादित ये 1933 में लिखा गया एक काव्य है, ये भग्नदूत। बाद में चिंता, इत्यलम, बावरा अहिरी सभी अज्ञे की रचनाएं हैं, लेकिन पहला हमें ध्यान रखना है और वो है भग्नदूत। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 9। अज्ञे को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अज्ञे को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प देखेंगे आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, अरि ओ करुणा प्रभामय, इंद्रधनुष रोंदे हुए। तो आपको सही उत्तर बताना है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञे को कौन सी रचना के लिए मिला, और इसका सही उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे को 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले रचनाओं के लिए मिलता था, बाद में ये हिंदी साहित्य में समग्र योगदान के लिए मिलने लग गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। किसकी रचनाओं को स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? किसकी रचनाओं को स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर भारत का इस्पाती दस्तावेज कहा जाता है? विकल्प है अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर। तो आपका सही उत्तर बताना है, और सही उत्तर है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की जो रचनाएं थी, जिस प्रकार उनका महत्व स्वतंत्रता से पूर्व था, उसी प्रकार स्वतंत्रता के बाद भी वो बराबर महत्व बनाए रखती हैं। इसलिए इनको कहा गया इस्पाती दस्तावेज। इस्पात जिस पर जंग नहीं लगती, तो इनकी रचनाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे बराबर महत्व ये इस समय भी रखती हैं। इसलिए कहा गया इनकी रचनाओं को स्वतंत्रता पूर्व और स्वातंत्र्योत्तर भारत का इस्पाती दस्तावेज। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 11। अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम, अंग्रेजी गीत वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद किस कवि ने किया? विकल्प हैं धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर और शमशेर बहादुर सिंह। अंग्रेजी गीत है वी शैल ओवरकम, और इसका हिंदी अनुवाद करने वाले थे गिरिजा कुमार माथुर, और इन्होंने इस गीत का हिंदी अनुवाद किया था होंगे कामयाब नाम से। और इसके बोल हैं हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो वी शैल ओवरकम का हिंदी अनुवाद होंगे कामयाब नाम से करने वाले जो कवि हैं वो हैं गिरिजा कुमार माथुर। आपका सही उत्तर है गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो आपको बताना है कि रघुवीर सहाय को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और इसका सही उत्तर है लोग भूल गए। लोग भूल गए काव्य संग्रह की ही एक कविता कैमरे में बंद अपाहिज कक्षा 12 NCERT के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को लोग भूल गए रचना के लिए मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। नरेश मेहता को किस वर्ष हिंदी साहित्य में समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? नरेश मेहता को किस वर्ष हिंदी साहित्य में समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? विकल्प हैं 1982, 1992, 1972 और 2002। तो हमें बताना है कि नरेश मेहता को किस वर्ष हिंदी साहित्य में समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और आपका इसमें सही उत्तर है 1992 1992 इसका सही उत्तर है। नरेश मेहता को इस हिंदी साहित्य में समग्र योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 14। नरेश मेहता की कौन सी रचना गांधी जी के जीवन पर आधारित है? नरेश मेहता की कौन सी रचना गांधी जी के जीवन पर आधारित है? विकल्प हैं संशय की एक रात, वन पाखी सुनो, प्रार्थना पुरुष और बोलने दो चीड़ को। 4 रचनाएं हैं, चारों में से कौन सी रचना है जो इनकी गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है? और इसका सही उत्तर है प्रार्थना पुरुष।
प्रार्थना पुरुष जो रचना है वो गांधी जी के जीवन पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? विकल्प हैं भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती। तो किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? और इसका सही उत्तर है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह को फ्रांस के प्रतीकवाद के प्रभाव के कारण कवियों का कवि कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कवियों का कवि कौन? शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16 है। जैनेन्द्र को किस कवि के जीवन पर रचित उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जैनेन्द्र को किस कवि के जीवन पर रचित उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? और इसके विकल्प हैं अज्ञे, मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर, और इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध। अज्ञे को जैनेन्द्र को मुक्तिबोध के जीवन पर आधारित उपन्यास जिसका नाम भी मुक्तिबोध ही है, और इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो आपको अच्छे से याद रखना है साहित्य अकादमी पुरस्कार मुक्तिबोध रचना के लिए मिला अज्ञे को, जैनेन्द्र को। अगला देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है। शमशेर बहादुर सिंह को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? शमशेर बहादुर सिंह को कौन सी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं काल तुझसे होड़ है मेरी, बात बोलेगी, कितने पास अपने, चुका भी नहीं हूँ मैं। तो इनमें से बताना है कि शमशेर बहादुर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन सी रचना के लिए मिला, और इसका सही उत्तर है चुका भी नहीं हूँ मैं। चुका भी नहीं हूँ मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसमें से विकल्प हैं मंजीर, धूप के धान, शिला पंख चमकीले और सतपुड़ा के जंगल। इन चारों रचनाओं में से हमें बताना है कौन सी गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है, और आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा के जंगल। सतपुड़ा के जंगल जो रचना है वो भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। बाकी तीनों ही रचनाएं गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19। किस कवि को उनकी सहज भाषा के लिए कविता का गांधी कहा जाता है? किस कवि को उनकी सहज भाषा के लिए कविता का गांधी कहा जाता है? विकल्प हैं शमशेर बहादुर सिंह, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता और भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको बताना है कि कविता का गांधी किस कवि को कहा जाता है, और इसका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की जो भाषा थी वो बिल्कुल सहज थी, और उनकी भाषा को देखकर गांधी जी के चरखे की सहजता का आभास होता था, इसलिए इन्हें कविता का गांधी कहा जाने लगा। तो आपका सही उत्तर है भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? भवानी प्रसाद मिश्र को किस रचना के लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? विकल्प हैं खुशबू के शिलालेख, गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख। तो आपको सही उत्तर है इसका बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी रचना के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। आंगन के पार द्वार रचना का भाग नहीं है। आंगन के पार द्वार रचना का भाग नहीं है। विकल्प हैं इसमें अंतःसलीला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा और हिरोशिमा। ये चार जो विकल्प हैं, ये असाध्य वीणा का भाग कौन सा नहीं है, आंगन के पार द्वार रचना का भाग कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। और इसके विकल्प हैं अंतःसलीला, चक्रांत शिला, असाध्य वीणा और हिरोशिमा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा जो एक कविता है ये की, वो आंगन का पार द्वार रचना का भाग नहीं है, वो अरि ओ करुणा प्रभामय जो इनकी एक रचना है 1959 में रचित, उसका भाग है। जबकि आंगन के पार द्वार जिस पर अज्ञे को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, उसके 3 भाग हैं, वो हैं अंतःसलीला, चक्रांत शिला और असाध्य वीणा। और असाध्य वीणा जो रचना है वो अपने सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम में सम्मिलित भी है। राजस्थान जो आरपीएससी के पाठ्यक्रम में जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उसमें असाध्य वीणा जो अज्ञे द्वारा रचित है वो उसमें सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि तीसरा सप्तक में सम्मिलित है? इस बार पूछा है। नरेश मेहता, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही और भवानी प्रसाद मिश्र।
तो आपको सही उत्तर बताना है तीसरा सप्तक में सम्मिलित कवि कौन सा है, और वो है विजय देव नारायण शाही। बाकी तीनों ही कवि जो हैं, शेष जो तीनों कवि हैं वो दूसरा सप्तक में सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। किस कवि ने अपने काव्य में लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया? किस कवि ने अपने काव्य में लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया? विकल्प हैं अज्ञे, विजय देव नारायण शाही, शमशेर बहादुर सिंह और भवानी प्रसाद मिश्र। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, और इसका सही उत्तर है विजय देव नारायण शाही। विजय देव नारायण शाही ने लघु मानव को प्रतिष्ठित करने का कार्य किया, जो तीसरे सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा रचित यह दीप अकेला इनके कौन से काव्य संग्रह का भाग है? अज्ञे द्वारा रचित एक रचना, एक कविता है, यह दीप अकेला, ये इनके कौन से काव्य संग्रह का भाग है? और इसके विकल्प हैं चिंता, बावरा अहेरी, भग्नदूत और आंगन के पार द्वार। तो आपको बताना है ये दीप अकेला जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और ये इनके बावरा अहेरी रचना का भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 25। धर्मवीर भारती द्वारा रचित अंधा युग किस विधा की रचना है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है अंधा युग, उसकी विधा कौन सी है? विकल्प हैं पौराणिक, नाटक, गीति नाट्य, महाकाव्य और खंड काव्य। तो अंधा युग की विधा जो कई बार परीक्षाओं में पूछ भी ली गई है, और इसका सही उत्तर है गीति नाट्य या फिर काव्य नाटक। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से धर्मवीर भारती की प्रसिद्धि का आधार है? इनमें से 4 विकल्प हैं, इनमें से हमें बताना है कि धर्मवीर भारती किस कारण से प्रसिद्ध हुए। विकल्प हैं सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास, परिमल संस्था का सदस्य, अंधा युग की रचना और सिद्ध साहित्य पर शोध। ये चारों ही कार्य धर्मवीर भारती द्वारा किए गए हैं। तो इनमें से किसके कारण धर्मवीर भारती को प्रसिद्धि मिली? और इसका सही उत्तर है परिमल संस्था की स्थापना। परिमल संस्था की स्थापना के कारण इनको पर्याप्त प्रसिद्धि मिली। हालांकि सूरज का 7वां घोड़ा भी इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर फिल्म भी बनी है इसी नाम से। अंधा युग इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और इन्होंने सिद्ध साहित्य पर भी शोध किया। लेकिन परिमल संस्था के संस्थापक सदस्य होने के कारण इनको प्रसिद्धि मिली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 27। धर्मवीर भारती को किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला? धर्मवीर भारती को किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला? विकल्प हैं ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी और अंधा युग। तो धर्मवीर भारती को कौन सी रचना के लिए साहित्य व्यास सम्मान मिला? और इसका सही उत्तर है सपना अभी भी। सपना अभी भी रचना है, इसके लिए धर्मवीर भारती को व्यास सम्मान मिला। सपना अभी भी, बाकी सभी रचनाएं ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की, अंधा युग भी है, लेकिन सपना अभी भी रचना के लिए इनको व्यास सम्मान मिला। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। चौथे सप्तक का कौन सा कवि राजस्थान से संबंधित है? चौथे सप्तक का कौन सा कवि राजस्थान से संबंधित हैं? और इसमें विकल्प हैं श्री राम वर्मा, सुमन राजे, अवधेश कुमार, नंद किशोर आचार्य। तो इनमें से नंद किशोर आचार्य जो हैं, नंद किशोर आचार्य वो राजस्थान में बीकानेर के हैं। तो बीकानेर के कवि हैं नंद किशोर आचार्य, ये चौथा सप्तक में सम्मिलित कवि हैं। नंद किशोर आचार्य को अभी हाल ही में एक रचना है इनकी छीलते हुए अपने को, उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला, छीलते हुए अपने को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, उनके कौन से काव्य संग्रह का भाग है? गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है, जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, इनके कौन से काव्य संग्रह का हिस्सा है? विकल्प हैं चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, भारत इतिहास और संस्कृति और ब्रह्म राक्षस। तो हमें बताना कि सहर्ष स्वीकारा है जो एक कविता है इनकी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित, इनकी कौन सी रचना का भाग है? और इसका सही उत्तर है भूरी भूरी खाक धूल। तो भूरी भूरी खाक धूल रचना का हिस्सा है, सहर्ष स्वीकारा है कविता। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन है? एक साहित्यिक की डायरी, ये डायरी है, इसके लेखक कौन हैं? शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, गजानन माधव मुक्तिबोध और गिरिजा कुमार माथुर। एक साहित्यिक की जो डायरी है उसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो गजानन माधव मुक्तिबोध हैं वो एक साहित्य की डायरी के लेखक हैं। तो इस प्रकार से आज हमने प्रयोगवाद के कुछ प्रश्नों पर बातचीत की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।